हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसटीडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही है, सर्वे के अंदर भी हमने लाइट टेबल सर्वे कंप्लीट कर लिया है और आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, थर्ड लाइट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है चैप्टर में डिप्लोमा या डिग्रीज के अंदर, जो बहुत टफ चलता है। ये देखिए, आज थर्ड लाइट के बारे में जानने से पहले कई बच्चों को लेवलिंग में बताते थे टेलीस्कोप, एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन और ये बबल टू डायफ्राम, इनमें कंफ्यूजन हो रही थी। जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा बहुत बताया था कि सब क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा कईयों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो आज क्या किया है, थर्ड लाइट से पहले, और ये सिस्टम थर्ड लाइट में भी रहेगा। थर्ड लाइट में यहाँ डिटेल में समझाना था, वहाँ समझाना था, एक जगह मुझे डिटेल में समझाना ही था, लेकिन कई दिनों से कई जन बच्चों की डिमांड आई थी, जैसे भाई टेलीस्कोप, डायफ्राम और जो लाइन ऑफ साइट है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, उसको एक बार क्लियर कर दो, ताकि लाइन ऑफ साइट जो लेवलिंग वाला है टेलीस्कोप है वो भी हमारे क्लियर हो जाए। देखिए, लाइन ऑफ साइट टेलीस्कोप है जो अपने थर्ड लाइट के अंदर भी है, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगभग सब में टेलीस्कोप सेम होता है। तो आज मैं टेलीस्कोप को पहले, थर्ड लाइट शुरू करने से पहले इस टेलीस्कोप को मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ताकि आगे से कभी भी आपको लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, मेरी पूरी टेलीस्कोप का एक फोटो मैंने जूम करके बता रखा है। क्या है, मेरा टेलीस्कोप है, पूरा टेलीस्कोप का मैंने एक फोटो का, दूरबीन जिसको बोलते हैं आप, दूरबीन जो लगी होती है, आपने देखा होगा, जिसमें से आप रीडिंग पढ़ते हो, तो उसका एक हिस्सा मैंने आपको बना के दिखा रखा है, जहाँ से मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए, इस जो दूरबीन का मेरा ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। जहाँ से मैं रक्षक वहाँ से क्या करता है, अपने पॉइंट को देखता है, भाई जहाँ से अपने टारगेट पॉइंट को देखते हैं कि हमें क्या टारगेट करना है, इसको बोलते हैं हमारे आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। और जहाँ से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्ट लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट पीस। इसको क्या बोलते हैं अपन? आई पीस। और जस्ट आई पीस के पास में, लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये है डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। क्या काम आता है अभी समझ लेंगे इसलिए। ठीक है, और मिड में क्या लगा हुआ है? ये है इंटरनल फॉक्सिंग। कि जब हमें इंटरनल फॉक्सिंग करनी हो, तो जब हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटरनल फॉक्सिंग की सहायता से हम, जब हमें हमारा स्टाफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जब हमारा स्टाफ हमें साफ दिखाई दे रहा होता है, तो हम किसकी सहायता लेते हैं? इंटरनल फॉक्सिंग की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? इंटरनल फॉक्सिंग की सहायता लेते हैं। अब एक एक करके अपन सब चीज़ों को समझते हैं। पहले देखो, पहले बात करता हूँ मैं आईपीस की। तो इतने पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? आईपीस पोर्शन। क्या बोलते हैं? आईपीस। जबकि दूरबीन के इस पोर्शन क्या बोलते हैं अपन? आईपीस। और आईपीस, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है एग्जाम में कि आईपीस के अंदर कौन से लेंस लगे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, आईपीस के अंदर कौन से लेंस लगे होते हैं? तो डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, और ये कितनी दूरी पर सेट होते हैं आपस में? तो ये होते हैं 2/3 बाई फोकल लेंथ के 2/3 पर अपने को ये फिक्स किया जाता है। इनके बीच में डिस्टेंस होती है 2/3 की फोकल लेंथ के डिस्टेंस। ये थोड़ा टफ रहेगा, इसको भले इतना एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन लेंस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। वो टेलीस्कोप से संबंधित लेंस लिया तो यहाँ से पूछ लेगा, यहाँ से पूछ लेगा, कहीं से ही पूछ लेगा। तो लेंस से संबंधित आज आपको सिर्फ ये चार्ट बना रखना, कॉपी में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। क्या होगा आपके कि डबल प्लानो कॉन्वेक्स आईपीस में कौन सा लेंस लगा रहता है? डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? डबल प्लानो कॉन्वेक्स। अब ये हो गया हमारा आईपीस। जस्ट आईपीस के आगे क्या लगा रहता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम क्वेश्चन आएगा आपसे, क्या आएगा कि टेलीस्कोप के अंदर डायफ्राम लगा होता है आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस के मिड पॉइंट पर, या टेलीस्कोप के मिड पॉइंट पर, या ऑब्जेक्ट पीस के सामने, या आईपीस के पास में। कहाँ लगा हुआ दिख रहा है आपको डायफ्राम? सर आईपीस के पास में। डायफ्राम कहाँ लगा हुआ है? आईपीस के पास में। कहाँ लगा हुआ है? आईपीस के पास में। ये दिखता है कैसे अंदर से? अभी देखो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा इसको। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? डायफ्राम क्या हो गया? ये कहाँ रहता है? आईपीस के पास में। इसका काम क्या होता है वो देखेंगे अभी। फिर अपन चले आगे, ये मेरी क्या है? इंटरनल फॉक्सिंग, डायफ्राम। अब डायफ्राम ये मेरी क्या है? इंटरनल फॉक्सिंग। ये क्या काम आती है? जब मुझे मेरे दूर रखा हुआ स्टाफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उस पर रीडिंग साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं इंटरनल फॉक्सिंग स्क्रू की सहायता से इसको आगे पीछे करके उस स्टाफ को साफ देखने की कोशिश करूंगा। किसे? इंटरनल फॉक्सिंग की सहायता से। और यदि मुझे ये डायफ्राम की, जो अभी डायफ्राम पढ़ाएंगे जब समझा देंगे,
इंटरनल फोकसिंग कब क्या करूंगा, इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, इंटरनल फोकसिंग के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, तो इंटरनल फोकसिंग के अंदर लेंस लगा होता है डबल प्लानो कॉनकेव लेंस, डबल प्लानो कॉनकेव लेंस। कौन सा, उसमें देखो आईपीस में कौन सा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और कॉनकेव मतलब अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। तो आईपीस में कौन सा लगा था मेरे, डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, और इंटरनल फोकसिंग के अंदर कौन सा लगा हुआ है, डबल प्लानो कॉनकेव लेंस। समझ गए बात को यहाँ से। अब यहाँ चलते हैं ऑब्जेक्ट पीस पे। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस के देखने के काम आता है, ये मेरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट लेंस के काम आता है, ये मेरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, इसमें लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और जो इंटरनल साइड लगा होता है, जो इंटर साइड लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और जो इस साइड लगा होता है वो होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। समझ गए मतलब, बाहर की साइड लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस और अंदर की साइड लगा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। किसमें, ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में। इन सबसे लेंसों से मिलकर हमारी क्या बनती है, टेलीस्कोप बनती है। अब बात आती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो पता है, तो देखो आई पीस के सेंटर से, आई पीस के सेंटर से, आई पीस के सेंटर से, सेंटर होती हुई आई पीस सेंटर से और कौन ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर से पास होती हुई इमेजिनरी लाइन, पास होती हुई इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, हमारी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्या सर, आई पीस के सेंटर से, आई पीस के सेंटर से, क्योंकि टेलीस्कोप के सेंटर से पास होती आई पीस के और क्रॉस हेयर से, क्रॉस हेयर से आती हुई क्या, ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक, ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक पास निकलती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और डायफ्राम और लाइन ऑफ साइट क्या होती है हमारी, कि ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर से डायफ्राम के सेंटर तक पास होती हुई लाइन हमारी क्या होती है, क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। अब देखो डायफ्राम को समझते हैं, डायफ्राम कैसा दिखता है आपको, डायफ्राम आपका इस तरह का दिखता है। ये मैंने आपको लेवलिंग में भी थोड़ा बताया था ये चीज़। तीन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल होती है। कई बार इसमें दो वर्टिकल होती हैं, 3 हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर। यहाँ पे हम रीडिंग पढ़ते हैं क्रॉस हेयर। ये क्या होता है मेरा, अपर स्टेडिया, इसको क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया। और इसको क्या बोलते हैं, लोअर स्टेडिया। क्या बोलते हैं, लोअर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया। देखिए तो क्रॉस हेयर और ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है मेरी वर्टिकल है। ये क्या काम आती है वर्टिकल लाइन, ये चेक करती है कि स्टाफ मेरा वर्टिकल है या नहीं, स्टाफ मेरा वर्टिकल है या नहीं है। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का क्या काम आता है मेरे, ये काम आता है मेरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताने के लिए। कैसे, जब मैं टेलीस्कोप के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालूंगा टी बराबर केएस प्लस सी से, केएस प्लस सी से। के मेरा क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी क्या है मेरा, एडिटिव कांस्टेंट, और एस क्या है मेरा, अपर स्टेडिया तथा लोअर स्टेडिया का डिफरेंस, अपर तथा लोअर स्टेडिया डिफरेंस। जो अपर स्टेडिया पर रीडिंग है और लोअर स्टेडिया रीडिंग है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मैं एस निकाल लूंगा। इससे मेरी क्या निकल जाएगी, डी बराबर केस। आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ जाएगा, अभी जब मैं थोड़ा को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं करा दूंगा अच्छी तरह। टैकोमेट्री पढ़ेंगे जो अपन, वहाँ इस चीज़ को अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात आती है अपनी क्या, कि पहले आईपीस की बात करें। अब ये सर आईपीस क्या काम आता है, आईपीस काम आता है कि अगर आपको डायफ्राम का एक क्रॉस हेयर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, डायफ्राम का जो आप आईपीस में देख रहे हो, तो आपको पता लगा कि यहाँ से में जो क्रॉस हेयर है डायफ्राम का, वो मुझे क्लियर दिखाई विजिबल नहीं हो रहा है साफ है। तो क्या करोगे, आईपीस को आप फोकसिंग करके, आईपीस को फोकसिंग करके आप क्या करोगे, अपने को डायफ्राम को क्लियर देखोगे, किसको, डायफ्राम को। अब जब डायफ्राम साफ दिख जाएगा, अगर अब मुझे आगे स्टाफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इंटरनल फोकसिंग के थ्रू से, इंटरनल फोकसिंग के थ्रू से क्या करूंगे, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करूंगा और वहां से मैं अपने स्टाफ को किधर ले देखूंगा। ये मेरा पूरा सिस्टम क्या है, टेलीस्कोप का सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम से बनके मेरा क्या बनता है, टेलीस्कोप बनता है। वही लेवलिंग में बात बता दी मैंने। फिर लाइन ऑफ साइट क्या है मेरी, डायफ्राम के सेंटर से पास होती हुई लाइन जो कहाँ, ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर पर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। चलो देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, पहली बात क्या है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। समझ गए बात के लिए, एक्सिस टेलीस्कोप क्या होती है कि सर आई पीस के सेंटर से
देखिए मेरे पास सेंटर क्रॉस एयर के सेंटर से, क्योंकि डायफ्राम यहाँ पे क्रॉस एयर होगा सेंटर में, दिखने में यह तो यहाँ से देखोगे तो बाहर से ये लाइन दिख रहा है, लेकिन दिखने में क्या दिखेगा, ये अंदर से आपको इस तरह दिखेगा कुछ। तो यहाँ से सेंटर से पास होती हुई ऑब्जेक्ट लेंस तक इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या कहलाती है, मेरी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। पूछेगा एग्जाम में, पूछा तो एक्सिस टेलीस्कोप क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ऑप्शन दे रखे होंगे कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं लाइन ऑफ साइट की, दूसरी बात करता हूँ लाइन ऑफ साइट की। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी मेरी, कि ऑब्जेक्ट लेंस की डायफ्राम के सेंटर से क्रॉस एयर के, डायफ्राम के क्रॉस एयर से होती हुई ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, जो एक्सिस है वो क्या है मेरी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और इसी को कई बार लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ साइट। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इन दो वर्डों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कब तो लाइन ऑफ साइट लेना है, कब लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन लेना है, कब लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन लेना है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए देखो, जब मेरा स्टाफ, जब मेरी फोकसिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब एकदम सिंपल प्लेन रखी हुई है सीधी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मेरी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एक ही चीज होती है, जब मेरी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एक ही बात होती है, जब ये एट इज लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन और टेलीस्कोप मेरी एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एक ही बात है। यदि मेरी टेलीस्कोप दूरबीन है जो मेरी इंक्लाइंड है, तो ये जो दूरी है मेरी, ये जो दूरी है इंक्लाइंड है, तो मेरी डायफ्राम, तो ये मेरी दूरी जो है, ये मेरी दूरी लाइन ऑफ साइट है, ना कि लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, ना कि लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन। ये मेरी दूरी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन नहीं है। लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन कब किस कंडीशन में हो सकती है, जब मेरी टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, जब मेरी टेलीस्कोप किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर मेरी टेलीस्कोप देखिए ये कहाँ काम आएगी, जब वर्टिकल इंक्लाइंड का, जब वर्टिकल एंगल निकालते हैं अपन, जहाँ पर वर्टिकल एंगल निकालते हैं, जब अपने को ये चीज कैसे आएगा। तो जब मेरी लाइन ऑफ साइट टेलीस्कोप क्या है, जब मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मेरी क्या है, वो लाइन ऑफ साइट है और लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरी टेलीस्कोप इंक्लाइंड हो जाती है अपने प्लेन वर्टिकल अबाउट में, तो वो क्या हो जाएगी मेरी सिर्फ लाइन ऑफ साइट, उस केस में मेरा लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन नहीं होगा, उस केस में लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन नहीं होगा। तो ये सिस्टम आप समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से बना लेना। अब आपको बार बार थोड़ी लाइन याद नहीं करनी पड़ेगी, सब चीज चार्ट से बना लो, कहाँ कौन सा लेंस लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, डायफ्राम कहाँ लगा हुआ है, सब चीज आपको दिखाई दे रही है, सब चीज। फिर अब बात कर देते हैं अपन आईपीस की, इसकी आईपीस की। आईपीस क्या काम आया था, आईपीस क्या होता है, आईपीस किस लिए काम आता था, आईपीस में कौन कौन से लेंस लगे रहते हैं, डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और ये किस लिए काम आ रहा था, जब मेरे डायफ्राम की मेरे क्रॉस हेयर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, डायफ्राम का मेरे क्रॉस हेयर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको फोकसिंग करने के लिए मेरे किस काम आता है, आईपीस होता है, ठीक है, आईपीस की मेरे। अब डायफ्राम भी आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। डायफ्राम क्या है, इसको अपर स्टेडिया, इसको लोअर स्टेडिया, इसको क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का क्या काम है सर, जब आपको रीडिंग पढ़ोगे तो कहाँ रीडिंग पढ़नी है, तो उस क्रॉस हेयर पे रीडिंग पढ़ोगे, इस लाइन पे भी रीडिंग पढ़नी है, इतनी हाइट रीडिंग पढ़नी है, तो वो मेरा क्या होता है, क्रॉस हेयर के काम आता है। ये मेरा क्या हो गया, अपर स्टेडिया, ये मेरा क्या हो गया, लोअर स्टेडिया, ठीक है। तो क्रॉस हेयर समझ में आ गया। डायफ्राम, फॉक्सिंग, इनर फॉक्सिंग, इसमें कौन सा लेंस होता है, इसमें होता है डबल प्लानो कॉनकेव लेंस। किसके अंदर, आप क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इंटरनल फॉक्सिंग के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इंटरनल फॉक्सिंग में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। अब अपने को डायफ्राम दूरबीन में कॉनकेव लेंस याद है, तो अपने क्या याद रखना है, तो डायग्राम से साफ दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। इंटरनल फॉक्सिंग का नाम आती है, आपके दिमाग में चल जाना चाहिए, डबल प्लानो कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, ठीक है। जैसे आईपीस में पूछता है तो आपके दिमाग में क्या, कॉन्वेक्स लेंस आ जाना चाहिए। फिर पूछेगा डायफ्राम, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इस डायफ्राम से पूछता है, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इस डायफ्राम से पूछता है कि ये डायफ्राम कहाँ लगा रहता है। तो नियर द ऑब्जेक्ट लेंस, सेंटर द टेलीस्कोप, नियर द आईपीस, या फ्रंट ऑफ
अब देख लो, अब देखो आपको कहाँ है, तो ये आई पीस के सामने, एकदम आई पीस के पास में होगा, तो डायग्राम से क्वेश्चन यहाँ आता है। ऑब्जेक्ट में इसमें लेंस में क्या पूछता है, बात में प्लस लगाता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाता है, और इधर अनसाइड के कॉन्वेक्स हो कॉनकेव लेंस लगाता है। एक्सिस और टेलीस्कोप समझ में आई गया आपको, आई पीस के सेंटर से, लाइन ऑफ साइट डायफ्राम से, और ये आपको सारी चीज़ें अब एकदम क्लियर है। यहाँ अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कलर्स, लेवलिंग जैसा कहीं भी ना इसके। अब मेरे को इस चैप्टर में ये सब डिटेल में कराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं टेलीस्कोप को सीधा मर्ज करता हुआ चलूँगा, इसको डिटेल में मैं पहले समझा दिया इसको, ठीक है। जब अब आपको पहले चार्ट को बना लेना, तो ये सब जगह आपका, अब चाहे थर्ड लाइट हो चाहे में कहीं भी हो, यही चीज़ रहेगी, टेलीस्कोप में यही सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बना लेना। अब चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, अब चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। आप चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ोलाइट की, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ोलाइट की ओर। क्या देखो, अपन जब कंपास सर्वे पढ़ रहे थे, तो कंपास में अपन क्या यूज कर रहे थे कि सर कंपास में अपना हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे थे, मतलब बेरिंग निकाल रहे थे, डायरेक्शन निकाल रहे थे। तो एक प्रकार से क्या थी आपकी हॉरिजॉन्टल एंगल थी। तो थर्ड लाइट हमारे क्या काम आता है, थर्ड लाइट हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल दोनों एंगल मेजर करने के काम आता है। थर्ड लाइट हमारे मुख्यतः, थर्ड लाइट का मेन काम किस लिए यूज किया जाता है, थर्ड लाइट हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के काम आता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, मेजर करने के काम आता है, आपको सिर्फ पॉइंट जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से मेन बातें हैं वही सिर्फ बताई जाएंगी, फालतू चीजें बुक पढ़िए, वहाँ पढ़ते रहना, कोई थोड़ा सा इसका से क्वेश्चन निकालते रहा करो। उस बुक में आपको लगता है कि उससे पढ़ लिया करो, यहाँ सिर्फ, ठीक है। तो एग्जाम को करने के काम आता है, हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल के मेजर करने के काम आता है। कौन सा, थर्ड लाइट। आपसे क्या पूछेगा, यहीं से ऑप्शन आ जाएगा कि थर्ड लाइट काम आता है हॉरिजॉन्टल एंगल नापने के लिए, वर्टिकल एंगल नापने के लिए, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों नापने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ही नापने के काम आता है। या आपसे आएगा कि एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल दोनों एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा कंपास सर्वे, इसमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, और एक नाम आ जाएगा थर्ड लाइट। तो किसमें कौन सा काम आता है, थर्ड लाइट अपने हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के काम आता है, ठीक है। इसके टाइप्स कौन से होते हैं, टाइप के किसी टाइप के होते हैं, तो ये अपने रोटेशन के हिसाब से तो क्या होता है, एक होता है ट्रांजिट थर्ड लाइट, एक होता है ट्रांजिट थर्ड लाइट, और एक होता है नॉन ट्रांजिट थर्ड लाइट। बेसिक समझ लो, अभी सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है, वो समझ लो। ट्रांजिट थर्ड लाइट को अपने वर्टिकल पैरेलल में घुमाया जा सके, पूरे 180 डिग्री को घुमाया जा सके, ठीक है, और नॉन ट्रांजिट में घुमाया नहीं जा सकता, ठीक है। और अपने रीडिंग के हिसाब से अपना होता है, रीडिंग के हिसाब से एक होता है अपना वर्नियर थर्ड लाइट, एक होता है अपना ऑप्टिकल थर्ड लाइट, एक होता है अपना वर्नियर थर्ड लाइट, एक होता है अपना वर्नियर थर्ड लाइट, और एक होता है अपना ऑप्टिकल थर्ड लाइट। कौन सा, ऑप्टिकल थर्ड लाइट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 20 मिनट तक। कितना होता है, 20 मिनट तक का। और इसका कितना होता है, 1 सेकंड तक का, 20 सेकंड होता है इसका, ठीक है ना, 20 सेकंड, इसका 1 सेकंड, ऑप्टिकल थर्ड लाइट का कितना होता है, 1 सेकंड, और वर्नियर थर्ड लाइट का होता है 20 सेकंड। अब देखो हॉरिजॉन्टल एंगल ये भी नाप रहा है,
और हॉरिजॉन्टल एंगल अपन कंपास सर्वे से भी नाप रहे थे, कंपास सर्वे से भी नाप रहे थे। तो वहां से इसकी जगह इसको भी लिया, क्योंकि एक तो इसका मेजरमेंट काम किया, ये वर्टिकल एंगल भी नाप रहे हैं, प्लस कंपास सर्वे की तुलना में इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कंपास से बहुत ज्यादा महंगा है, कंपास से बहुत ज्यादा महंगा है, कंपास से बहुत ज्यादा महंगा पता है। अब देखो कंपास की अपनी लिस्ट काउंट कितना था, प्रिज्मेटिक कंपास का अपना लिस्ट काउंट कितना था, प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट कितना पढ़ाया था, 30 मिनट। और सर्वे कंपास से कितना पढ़ा था अपन ने, सर्वे कंपास से कितना पढ़ा था, 15 मिनट लिस्ट काउंट। तो प्रिज्मेटिक कंपास का जो अपना लिस्ट काउंट कितना था, 30 मिनट, और सर्वे कंपास का 15 मिनट, और यहाँ का है सेकंडों में। तो मतलब कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि मिनिमम से मिनिमम कितना एंगल पड़ सकता है, मिनिमम से मिनिमम कितना एंगल पड़ सकता है। तो वो 30 मिनट तक, ये 15 मिनट तक, सर्वे कंपास 15 मिनट तक था, ठीक है। और वर्नियर थ्योरलाइट 20 सेकंड, ऑप्टिकल थ्योरलाइट 1 सेकंड। तो आपने ट्रांजिट थ्योरलाइट, नॉन ट्रांजिट थ्योरलाइट, अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले, नॉर्मली एग्जाम में पूछ ले आपसे कि थ्योरलाइट है तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, थ्योरलाइट है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको 20 सेकंड बता देना है, 20 सेकंड बता देना है। क्यों? क्योंकि जनरली हम वर्नियर थ्योरलाइट का ही यूज करते हैं। अगर आपसे स्पेशली आपसे बता दे कि कौन से थ्योरलाइट को पूछा गया है, अगर ऑप्टिकल थ्योरलाइट का पूछा गया है तो आपको 1 सेकंड बता देना। इसको माइक्रोपेटिक थ्योरलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड वर्नियर थ्योरलाइट, 20 सेकंड ऑप्टिकल थ्योरलाइट, 1 सेकंड। ये अपने अब मेनली बात आपको थ्योरलाइट का डायग्राम आ जाएगा, उसको देखना आप, थ्योरलाइट का एक डायग्राम आ जाएगा आपके सामने, उसको समझना पूरी तरह, फिर अपन एक एक करके चीज को, और चलो उसको अपन बाद में पहले कुछ चर्चा ही कर लेते हैं थ्योरलाइट में, फिर आपको डायग्राम से समझा देंगे। अब थ्योरलाइट को आपने देखा ही होगा अपने कॉलेज में, थ्योरलाइट को अपने कॉलेज में आपने देखा ही होगा। थ्योरलाइट को अपन कैसे मेजर करते हैं, मतलब उसका किस तरह आप उसको डिफाइन करोगे कि भाई आपको किस साइज की चाहिए, उसके साइज को कैसे डिफाइन करोगे, उसके साइज को, तो थ्योरलाइट के साइज को डिफाइन किया जाता है उसके लोअर प्लेट के आधार पर, साइज को, थ्योरलाइट के साइज को किसके आधार पर डिफाइन किया जाता है, लोअर प्लेट के आधार पर, लोअर प्लेट के आधार पर, लोअर प्लेट के आधार पर उसको डिफाइन किया जाता है, किसके आधार पर, लोअर प्लेट के आधार पर। और वैसे जनरली थ्योरलाइट का साइज क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच में, लगभग 10 सेंटीमीटर। तब जो लोअर प्लेट होती है, मेन प्लेट उसी को मानते हैं, लोअर प्लेट को ही मेन प्लेट है, वो कैसे सर्कुलर होती है, तो उसका जो डाया होता है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, थ्योरलाइट को अपन डिफाइन करते हैं कि भाई थ्योरलाइट का साइज क्या है। अगर आप दुकान पे स्टूडेंट जाके मांगोगे थ्योरलाइट दो, तो आपको किस साइज का बताओगे, क्या साइज बताओगे, आप ये साइज थोड़ी इतना बड़ा दे देता नहीं, आप सिर्फ उसके डाया बोलोगे तो मुझे 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में दे दे, या 15 सेंटीमीटर का वाला दे दे, 10 से 12, जनरली अपन 10 से 12 यूज करते हैं। तो आपको थ्योरलाइट का साइज आपको जो किसे बताना है, आपको बेस प्लेट के आधार पर या लोअर प्लेट के आधार पर, लोअर साइज, ये सब चीजें जो बता रहा हूँ मैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले आपको सारा बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको अपन डिटेल में थ्योरलाइट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन साइज को बताएंगे थ्योरलाइट, फिर थ्योरलाइट का काम क्या करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपने कौन कौन सी विधि, रिपीटिशन मेथड, रिट्रायसन मेथड, पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति विधि आपने पढ़ा होगा अपने डिप्लोमा के अंदर, पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति विधि, भाई वहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे। फिर थ्योरलाइट से एरर क्या मेजर करने में एंगल में एरर आएंगी, उनको कैसे एलिमिनेट करोगे एरर को कैसे। और मोस्टली तो ज़्यादा पूछता है आपसे खुद थ्योरलाइट में से, थ्योरलाइट इंस्ट्रूमेंट में से ही क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरलाइट इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन पूछेगा कि वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, ट्रांजिस्टिंग ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है, बबल ट्यूब एक्सिस क्या होती है। तो ये सब चीज़ों को इस चैप्टर में पूरे पढ़े, थोड़ा लंबा चैप्टर है, सर्वे टाइम जो अपने को लगना है वो सर्वे और सोइल में लगना है, सर्वे और सोइल में। अब ये क्या सब्जेक्ट है, इनको मैं खुदा भी नहीं सकता, अगर इनको मैं स्पीड से पढ़ाऊँ तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे, और घास काटने से मतलब नहीं है। इसलिए कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, जैसे बीएमसी हुआ, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुआ, इनको आप लोग खुद पढ़ते रहा करो, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं या जो बुकें अवेलेबल हैं इनसे भी साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहो। और राजस्थान जीके हुआ, ठीक है, एसएम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, डिप्लोमा में एसएम में सिलेबस बहुत कम है, डिप्लोमा के अंदर एसएम का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, सर्वे और सोइल, और आरसीसी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बीएमसी पूरी थ्योरी है, स्टोन वगैरह चैप्टर आप
सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लो, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लो डिप्लोमा वाले, ठीक है। आपके उसमें 7 सब्जेक्ट हैं और एस्टीमेट, सर्वे और एस्टीमेट तो उसमें एक साथ दे रखी है, सर्वे और एस्टीमेट। तो जो टाइम लगना है आपका इसी सर्वे एस्टीमेट और सोइल में लगना है। अब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको समझाना डीपली पड़ता है थोड़ा सा, बाकी में तो सीधा फॉर्मूला बेस है, सीधे सीधे कर दे देंगे। लेकिन सोइल और सर्वे को, फिर भी सर्वे को मैंने कितने ऊपर से पढ़ाया है आपको, बहुत ज़्यादा, सिर्फ आपको काम की बात की है, बहुत चीज़ें ड्रॉप कर रही है जो काम की नहीं है या आपके सिलेबस में नहीं है। इसीलिए जब भी अपना सिलेबस को 20 से 25 दिन हो गए आज चलते हुए, फिर भी अपने अभी थोड़ा बहुत चैप्टर बाकी पढ़े, क्योंकि सर्वे है लेंथ सब्जेक्ट, सर्वे को लेंथ सब्जेक्ट है और ये समझने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इसको इतनी जल्दी जल्दी स्पीड से नहीं पढ़ाया जाता। और इसी प्रकार एक सोइल है, तो इसको भी थोड़ा सा इन चैप्टर टॉपिकों में टाइम लग सकता है, ध्यान रखना। एसएम में टाइम नहीं लगेगा, एसएम को ज़्यादा आपके सीधे सिंपल स्टैट्स हैं, कुछ भी नहीं। आप इलास्टिक कांस्टेंट से शुरुआत की हुई है सिलेबस की, सीधे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आएंगे, सीधे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बीएमसी है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इसको आप पढ़ते रहिए। हिंदी में आईएएस स्टडी के खुद के नोट्स में बीएमसी के ग्रुप में डलवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में 2 से 4 दिनों में, ठीक है। वहाँ पे आ जाएंगे बीएमसी के नोट्स, वहीं आ जाएंगे, तो आपको इजीली समझ में नोट्स से भी आता रहेगा बीएमसी, ठीक है। आरसीसी के भी नोट्स आप पाओगे तो वहाँ भी प्रोवाइड करा देंगे इस स्टडी के खुद के। बाकी ये चैप्टर जो हो रहे हैं न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने पहले जो लेंथी सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं, उनको लिया ताकि कल को, क्योंकि और यही ज़्यादा नंबर का मार्जिन लेके चलेंगे, यही नंबर ज़्यादा मार्जिन लेके चलेंगे। एक बीएमसी ये थोड़ी सी क्या रटने वाली सब्जेक्ट है, तो इसको आप जितना रटोगे उतना ही कम है। इसको तो आप रोज एक चैप्टर स्टोन है पत्थर है पढ़ा करोगे आपसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा इंग्लिश में, हिंदी में गुरुचरण सिंह आती है, गुरुचरण सिंह बुक आती है इसकी, उसमें सारा मैटर मिल जाएगा आपको लगभग। गुरुचरण सिंह की बुक आती है हिंदी में, बिल्डिंग मटेरियल की, भवन निर्माण सामग्री के नाम से, भवन निर्माण सामग्री के नाम से। अगर आपके पास डाटा नहीं है इसका तो वहाँ से अपना सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ, जो टॉपिक दे रखे हैं वहाँ से नोट डाउन करो, लिखो और फिर बाद में अपने क्वेश्चन निकालो इजीली करो। और सबसे इजी लैंग्वेज है इसकी, बहुत इजी लैंग्वेज है हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए तो गुरुचरण सिंह ही महान है। आपको डिप्लोमा ही गुरुचरण सिंह ने बुलाया है, गुरुचरण सिंह जी नहीं होते तो आपको डिप्लोमा भी नहीं करता, क्योंकि हिंदी का कहता सिविल इंजीनियरिंग में गुरुचरण सिंह ही है। और इसकी बुक बीएमसी की पढ़ना, वहाँ आपको बीएमसी मिल जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में है नहीं, डिप्लोमा वालों के कंक्रीट टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन आरसीसी से रिलेटेड है, आरसीसी से रिलेटेड है इसलिए क्योंकि आरसीसी का नाम ही क्या है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ये देखो ये पागल बनाने वाली बात होती है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब कंक्रीट है भी नहीं सिलेबस में, कंक्रीट है भी नहीं, लेकिन रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है, तो इसलिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी को छोड़ के नहीं जाना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ चैप्टर हैं उन्हें ड्रॉप आउट कर देना वाले, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ना है आपको। सिलेबस में मेंशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं पढ़नी नहीं है, ये आपको पढ़नी है। और बीटेक वालों को शायद है, ये बीटेक वालों को तो स्टील भी है और एफएम भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी है। अगर टाइम रहा तो करा देंगे, अगर पेपर आगे नहीं होता है, पेपर टाइम से हो रहा है और सिलेबस हिसाब चल रहा है, उस हिसाब से होता रहेगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आपसे कह रहे थे, तो वहाँ समझ में आपको कम आ रहा था, मैंने समझा था उस डायग्राम में क्या मैं भी अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा था। तो यहाँ देखिए कुछ उसी टाइप का डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा उसी तरह बना दिया, मैंने सिर्फ कोशिश की है डायग्राम को सिर्फ आप समझ सको, इतना लेवल का बन गया है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन इतना है कि आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। अब आपको सारी चीज़ें किधर दिख रही हैं, फुट स्क्रू कहाँ है, कहाँ लेवल टू, या अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू। अगर आपने थ्रोडलाइट देखा है, अपने अगर कॉलेज में थ्रोडलाइट देखा है तो लगभग इसका और सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपकी दूरबीन वहाँ देख रहे थे, वहाँ भी डायग्राम जो शो हुआ था। इसके बाद एक बार डायग्राम और शो करवा दूंगा तो देख लें। ये अपना बबल ट्यूब, इधर ये अपर बबल ट्यूब की, ये अपना वर्टिकल सर्किल यहाँ पर लगा होता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल, इसी पर यहीं लोअर प्लेट लगी रहती है, यहीं अपर प्लेट लगी रहती है, और यहीं आपका क्या करता है, ये लोअर प्लेट अपर प्लेट होगी और यहाँ बेस प्लेट, ठीक है। ये अपनी लोअर प्लेट होगी, ये अपनी अपर प्लेट यहाँ पर होगी, ये अपना अपर क्लैंप स्क्रू, ये अपना लोअर क्लैंप स्क्रू, ये अपना हॉरिजॉन्टल सर्किल। यहीं इसका हॉरिजॉन्टल सर्किल भी रहा था जिस पर ग्रेजुएटेड अंशांकित होते हैं, जहाँ पर ग्रेजुएटेड अंशांकित होते हैं जिससे अपन रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना ये लोअर प्लेट, उसके बाद अपर प्लेट जिसको वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं, जिसको वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं,
जिसको अपन वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं। ये अपना अपर क्लैंप स्क्रू, ये अपना लोअर क्लैंप स्क्रू, ये अपने स्पिंडल, ये अपना फुट स्क्रू, ये अपनी जा रही है वर्टिकल एक्सेस, ये टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल सेट करने के लिए अपना बबल ट्यूब लेवल, ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस। और मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग जो होती है वो 3 टाइप्स होती है। इसमें से आपको जो अपन 3 पता है, इसको बोलते हैं लेवलिंग हेड असेंबली, इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, इसको बोलते हैं एलिडेड असेंबली। तो क्या बोलते हैं? एलिडेड असेंबली। क्या बोलते हैं इसको? एलिडेड असेंबली। अब देखो क्या होता है, सारा जो खेल होता है अपना वो स्क्रूओं का होता है। सारा जो खेल होता है अपना स्क्रूओं का होता है। भाई कोई भी चीज़ है उसको अर्जेंट जब इंस्ट्रूमेंट है अपना जो थ्रोडलाइट है वो कैसे मूवमेंट करेगा? वो करेगा क्लैंप स्क्रू के से ही। और इन क्लैंप स्क्रू के साथ साथ में एक स्लो मोशन स्क्रू भी होता है। स्लो मोशन स्क्रू होता है जिसको आपने टेंजेंट स्क्रू के नाम से सुना होगा। जिसको आपने टेंजेंट स्क्रू से, वो क्या होता है, वो जब भी काम करता है जब आपका क्लैंप स्क्रू कसा हुआ है। अगर आपका अपर क्लैंप स्क्रू कसा हुआ है तो आपका अपर टेंजेंट स्क्रू काम करेगा। यदि आपका लोअर क्लैंप स्क्रू कसा हुआ है तभी आपका लोअर टेंजेंट स्क्रू काम करेगा। अगर आपके वो क्लैंप स्क्रू कसे हुए नहीं है तो आपके टेंजेंट स्क्रू कोई भी काम के नहीं आएंगे, जिनको स्लो मोशन स्क्रू भी बोलते हैं। जिसको स्लो मोशन स्क्रू मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे मान लो अपर क्लैंप स्क्रू को अपन ने टेलीस्कोप को क्या करा, अपन ने एक फिक्स चीज पे डिसाइड करके वहां पर क्लैंप स्क्रू को कस दिया। अब अपने को पता लगा कि थोड़ी सी बहुत हरकत करानी है, मतलब मिनटों में या थोड़ी सी गलती से हरकत करानी है, तो वो अपन किस सहायता से करेंगे? वो अपन टेंजेंट स्क्रू की सहायता से करेंगे। अगर अपने को अपर क्लैंप स्क्रू में दिक्कत है तो अपन क्या करेंगे? अपर टेंजेंट स्क्रू के साथ हेल्प करेंगे। यदि अपन लोअर क्लैंप स्क्रू में दिक्कत है तो अपने कह रहे हैं लोअर टेंजेंट स्क्रू से तो इनकी हरकत करानी हो, हल्की फुल्की हरकत करानी हो, ना के बराबर, मतलब बहुत हल्की, मिनटों में 15 मिनट मिनटों में हरकत जो हम क्या करते हैं टेंजेंट स्क्रू का उपयोग करते हैं। बाकी जो अपना खेल रहता है पूरा दूरबीन में अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू रहता है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को? अब देखो लोअर प्लेट मैंने बताया था, लोअर प्लेट मैंने नहीं, इसी के साइज पर, इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं? इसी के आधार थ्रोडलाइट का साइज सेट करते हैं। इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं? थ्रोडलाइट का साइज सेट करते हैं। और जनरली कितना लिया जाता है? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना। लोअर प्लेट, मेन प्लेट, थ्रोडलाइट को मेन प्लेट के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जनरली थ्रोडलाइट का साइज 10 से 12 सेमी होता है। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, वो कितना होता है? 20 मिनट। तो मेन प्लेट होता है उसका 20 काउंट कितना होता है? मिनिमम। तो यहाँ क्या होता है, ये पहले अपनी ऐसे इस चीज को, इस पोर्शन को समझा रहा हूँ। ये आपकी क्या होती है? ये सर्कुलर लोअर प्लेट होती है। कैसे होती है? सर्कुलर लोअर प्लेट होती है, जिसपे 0 से 180 360 डिग्री तक ग्रेजुएशन लग देते हैं। फिर इसके ऊपर लगी रहती है वर्नियर, जिसको अपर प्लेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वर्नियर प्लेट। ठीक है, यहाँ से अपने को इस टाइप की वर्नियर प्लेट लगी रहती है समांतर में। यहाँ से अपन रीडिंग कितनी रहते हैं? लेवल प्लेट की कितनी होती है? 20 काउंट होता है 20 में। आपको जो काम की बात है बस उसको याद करते रहिए, इसलिए डायग्राम बनाया ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम बहुत है। अपर प्लेट वर्नियर प्लेट क्लियर होगी, यहीं लगी रहती है। फेस प्लेट हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होती है? जब इंस्ट्रूमेंट को ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल में, जब वर्टिकल एक्सेस में घुमाया जा सके, और हॉरिजॉन्टल इसके सापेक्ष इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल प्लेन में घुमा सको, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सेस। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात आ जाए और वर्टिकल एक्सेस की बात आ जाए तो याद कैसे करना है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात है तो वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। अच्छा, वर्टिकल एक्सेस की बात है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। वर्टिकल एक्सेस के अबाउट घूमेगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और यहाँ से क्वेश्चन, ये तीनों चारों जो लाइन लिखाई है मैंने तो मोस्ट लिखाई है, बाकी सब चीज़ नहीं लिखाई है। बाकी सब चीज़ आपकी बुकों में है, जरूरत हो तो पढ़ लेना, नहीं तो रहने जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस वह जिसके सापेक्ष इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सके, जिसको वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सके। और वर्टिकल एक्सेस क्या होती है? वह जिसके सापेक्ष इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल में घुमाया जा सके। चलिए, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल आप कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं? मान लीजिए जब अपना ये भी क्लैंप स्क्रू और ये भी क्लैंप स्क्रू दोनों लूज कंडीशन में, मतलब लूज है, फ्री है, तो अपना थ्रोडलाइट को कैसे भी घुमा लो, इंस्ट्रूमेंट को कैसे भी दूरबीन को आप वहां से रोटेशन करा लो, दोनों प्लेटों को आपस में बीच में रोटेशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लेट आपस में, मेन प्लेट और ऊपर प्लेट आपस में एकदम क्या करती है? रोटेट मोशन कर सकती है, दूरबीन भी घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली कंडीशन में तो क्या होगा कि जब दोनों स्क्रू
जब दोनों स्क्रू लूज हो, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, जब दोनों स्क्रू लूज हो तो प्लेटों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है। रिलेटिव मोशन प्लेटों के बीच में आराम से होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब दोनों स्क्रू लाइन है, हमारा कोई काम का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लूज है, आपको रीडिंग वीडिंग का सब रीडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, लूज कंडीशन पड़ा है। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट जो लिखा मैंने, जब दोनों स्क्रू टाइट कर दी जाए, जब ये स्क्रू मैंने टाइट कर दिया, ये स्क्रू में टाइट कर दिया, तो क्या हुआ, मेरी जो लोअर प्लेट वो कसती, और अपर प्लेट से मैंने क्या करा, अपनी जो अपर प्लेट जो कसती, दोनों प्लेटें कसती मैंने, तो क्या होगा, बिल्कुल भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल चौक हो गई है, दोनों एक दूसरे में चौक हो गई है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट चौक है। जब दोनों स्क्रू टाइट कर देते हैं अपन, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट अपना चौक हो जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, कोई भी मोशन नहीं होता है। तो मतलब अब ऐसा कब कहते हैं, जब अपने को एग्जैक्ट साइटिंग करनी हो, जब अपने को एग्जैक्ट साइटिंग करनी हो, जब अपने इस चीज को यूज लेते हैं बाइसेक्टिंग। जब दोनों स्क्रू टाइट हो तो कोई मोशन नहीं होगा, यह कंडीशन एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के काम आती है। ये कंडीशन एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना है आपको, तो आप क्या करो, दोनों स्क्रू को टाइट करके करोगे तो आपको एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के काम आती है। समझ गए बात को, इतनी समझ गए बात को, थोड़ी लाइट समझे। अब तीसरा बात है आपके, जब आपका अपर स्क्रू लूज हो और ये टाइट हो, जब ये लूज हो, जब ये लूज हो, ये टाइट हो, आपने ये कस दिया, ये स्पेंडल से आपने इसको कस दिया, तो ये प्लेट से क्या करा, यहाँ पे ही कस गया, तो ये स्पेंडल से इस प्लेट को ये मूवमेंट नहीं होने देगा, फिर प्लेट को मूवमेंट नहीं होने देगा, नीचे प्लेट मूवमेंट नहीं होने देगा। लेकिन अपर वाला सिस्टम तो फ्री है घूमने के लिए, क्योंकि ये तो लूज है, इससे संबंधित जो प्लेट है वो तो घूमने के लिए फ्री है। तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, मतलब प्लेटों के बीच में क्या होगी, रिलेटिव मोशन हो रहा है, गति हो रही है। कब, जब लोअर टाइट है, अपर लूज है, जब अपर लूज है, अपर स्क्रू लूज है तथा लोअर स्क्रू टाइट है, जब अपर स्क्रू लूज है तथा लोअर स्क्रू टाइट है, तो प्लेट के बीच में रीडिंग चेंज होगी, रीडिंग भी चेंज होगी। जब अपने प्लेट ग्रेजुएशन घूमेगा, जिस पर ग्रेजुएशन छपे हुए हैं, इस पर ग्रेजुएशन, तो ये प्लेट घूमेगी, हमारी प्लेट घूमेगी, तो क्या होगी, रीडिंग चेंज होगी हमें। तो ये हमारे कब काम आएगा, जब हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने हो, जब हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किस कंडीशन करते हैं, जब अपर स्क्रू लूज हो और लोअर स्क्रू टाइट हो, तो हम इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए काम में ले जाते हैं। कौन सा एंगल मेजरमेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए काम में लेते हैं। अपर स्क्रू तो क्या हो, अपना लूज हो, और लोअर स्क्रू अपना क्या हो, टाइट हो। अब बताओ, उस डायग्राम से समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा था, ठीक है। भले डायग्राम का मैं थोड़ा खराब है जैसा भी है, लेकिन हाँ तो ये समझ नहीं, उसमें वहाँ सब चीज़ दे रखी थी, यहाँ सिर्फ अपने जो काम का चीज़ें समझनी है वो चीज़ बनाएंगे, ठीक है। बस अब चौथी कंडीशन, जब अपन क्या करें, जब अपर को टाइट कर दें, लोअर को लूज कर दें, इसको लूज कर दिया, इसको टाइट कर दिया। अब देखो इसको टाइट कर दिया, तो ये क्या करा, इसने इस प्लेट के साथ भी कस दिया, ये अब देखो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, जब पहले जब अपर लूज था तो ये क्या मूवमेंट कर रहा था आराम से। अब मैंने क्या करा, इस अपर वाले को कस दिया इसके साथ, अब कस दिया तो क्या हुआ, इससे चिपक गया, इस लोअर प्लेट के साथ चिपक गया अपर प्लेट, तो अब जब मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा जब ये अपर प्लेट जब ऊपर ये नीचे जाएगी, जब मूवमेंट कराएगी, तो ये तो क्या है, अब ये नीचे वाली मूवमेंट करेगी, तो ये क्या, ये तो चिपकी हुई है, ये क्या साथ में मूव करेगी, तो मतलब जो रीडिंग इस पे है वही रीडिंग इस पे, मतलब रीडिंग चेंज नहीं होगी, रीडिंग चेंज नहीं होगी, मतलब ये तो सिर्फ एकदम टाइट होगी, इससे चिपक गई। पहले जो थी वो लूज थी, वो तो इसमें मूव नहीं, अब ये पूरे इंस्ट्रूमेंट से चिपक गई, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट घूम रहा है, पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ में घूम रहा है, इसके तो क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो, जब अपन को एक एंगल को दूसरे एंगल पर ट्रांसफर करना हो, ये कंडीशन कब काम आती है, जब एक एंगल को दूसरे एंगल पर ट्रांसफर करना हो। देखो कैसे, मान लीजिए मेरे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे एंगल मेजर किया पी ओ क्यू, ये मेरा एंगल है, यहाँ मेरा एंगल आ गया मान लो 60 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, जो भी एंगल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी एंगल को मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है, इसी एंगल ट्रांसफर करना है, तो मेरी कौन सी कंडीशन काम आएगी, जब ये आ रही अपर स्क्रू आउट है, क्योंकि इसमें रीडिंग चेंज ही नहीं हो रही, रीडिंग चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें प्लेटों के बीच में कोई मोशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ ये कसने से क्या हुआ, पूरे इसने प्लेट को कस लिया, पूरे कस लिया, तो ये क्या रहा, पूरा मूवमेंट कर रहा है, तो पूरा मूवमेंट साथ में इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट कर रहे हैं, साथ मूवमेंट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें मेरी रीडिंग चेंज नहीं हो रही, मतलब रीडिंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का मतलब। अब क्वेश्चन आएगा कि जब अपर स्क्रू लूज होता है, लोअर टाइट हो, तो किस कंडीशन, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए कौन सी कंडीशन है, तो आप क्या कहोगे, अपर स्क्रू लूज और लोअर स्क्रू टाइट हो, क्या करो, अपर स्क्रू लूज तथा लोअर स्क्रू टाइट हो, अपने को इस चीज को बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि अपने को वहाँ पे कोई डायग्राम शो नहीं करवाएगा ना, एग्जाम में पूछेगा, सिर्फ ये चीज़ें पूछेगा, आप बातों को समझ गए। बाकी ये फुट स्क्रू है, बाकी ये फुट स्क्रू है,
बाकी ये फुल स्क्रू है, कोई मतलब नहीं, अपने को बस क्या होता है लेवलिंग के काम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फालतू चीज़ें ये चीज़ नहीं पूछेगा। आपको पता है जब अपन फुल स्क्रू जब लेवल स्क्रू करते थे, एक बार बबल ट्यूब के पैडल करके या तो अपन दोनों स्क्रू अंदर ले जाते थे या दोनों को बाहर ले जाते थे, एक अपार्टमेंट लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करें, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट काम करते थे, ये बबल ट्यूब है यहाँ पर लगी। जब अब इसको बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना, आपका समय खराब हो जाए। बबल ट्यूब का बबल जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो सर लेवल अपने आप हो जाएगा। और लेवल की सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, उसको निकालते कैसे सर, न्यूमेरिकली एंगल है। तो अपन लेवलिंग के लास्ट में मैंने सबको समझा रखा है, वो कि DSLR वाला फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, कैसे कैसे सेंसिटिव, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, अल्कोहल ईथर भरा हुआ होता है, वो भी मैंने आपको लेवलिंग के में बता रखा है। और यहीं से अपन ने उसमें इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी कैसे कम होती है, इसकी कैसे बढ़ती है, ये सब चीज़ें भी मैंने वहाँ पर आपको करा रखी है, ठीक है। आज थोड़ी लाइट के बारे में अपन ने बेसिक चर्चा कर ली, साथ में टेलीस्कोप के बारे में भी चर्चा कर ली, सारी चीज़ कर ली, इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, बाकी चीज़ें इसके बारे में तो जरूरी नहीं है देखने की, ये सब देख ली। अब कुछ डेफिनेशन और है इंपॉर्टेंट, वो कल मैं लिखवा दूँ, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली, यहाँ से क्वेश्चन जो डेफिनेशन निकाला इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखो। और बाकी ये सब चीज़ ज़्यादा से ये समझ में जब आती है, देखो मेरे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो तो मैं उसको आराम से घुमा फिरा के आपको दिखा सकता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट ये घूम रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट, बस जितना प्रयास हो चुका है मेरे से उससे मैंने आपको उससे कई ज़्यादा प्रयास करके आपको चीज़ें समझ में आ गई। आई होप कि आपको लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार और देख लेना, जहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए, बस थोड़ी सा और प्रयास करो। अगर अपने पास थोड़ा लाइट होता तो अपन और अच्छी तरह समझ लेते, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।